वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत में गरीबी की स्थिति को हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि गरीबी होती क्या है, यानी परिभाषा। उसके बाद तब गरीबी के प्रकार देखेंगे, उससे संबंधित जितनी भी समितियां, कार्यक्रम इत्यादि हैं जो कि सरकार प्रायः चलाती है गरीबी उन्मूलन के लिए, लेकिन वास्तव में उन्मूलन आज तक नहीं हो पाया है। यही हकीकत है। आर्थिक असमानता अभी भी अपने देश में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि गरीबी असल में क्या है और इसे मिटाने के क्या मायने हो सकते हैं या इसे नापने के क्या मानदंड हैं। सबसे पहले तो नापने का तरीका। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आधारित ये हमारा पूरा वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अपनी सुविधा अनुसार आप माध्यम का चयन करके देख सकते हैं। आगामी कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं और अर्थशास्त्र और जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो गरीबी से संबंधित एक आध प्रश्न तो आपको अवश्य ही देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो मेंस हो आपका या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप वन डे एग्जाम हो, यानी प्रीलिम्स इत्यादि। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में गरीबी को जानने के लिए इसकी परिभाषा को देखें। गरीबी का मतलब क्या है, ये जो पुअर्टी है इसका मतलब क्या है? तो जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता, इन तीनों के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति में अगर कोई असमर्थ है, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए और अपने आप को कार्यकुशल बनाए रखने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए जितनी ऊर्जा की, जितनी चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जो सबसे कम से कम हमारी ज़रूरतें हैं, उतना भी अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमें कहा जाएगा कि हम गरीब हैं। ठीक है, पता लगा कि आपको दोनों मीटिंग कम से कम एक भरपूर अच्छी कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता है। जैसा आपका काम है, श्रम वाला काम है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा कैलोरी आपको चाहिए, उतनी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको गरीब माना जाएगा। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा है। और वही कहा गया कि सामान्य तौर पर गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन निर्वाह के स्तर से लगाया जाता है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जो व्यक्ति हैं उनके एकदम निम्न निर्वाह का जो स्तर होता है, जीवन निर्वाह का स्तर होता है, उसी से इसका मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि पैमाने अलग अलग हैं, तो आगे हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। पहले तो प्रकार देखेंगे, तो अलग अलग दृष्टिकोण है। अब इसमें अर्थशास्त्रियों के ही दृष्टिकोण होते हैं और गरीबी का विश्लेषण कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो आप पहला वर्गीकरण देखिए, इसमें उपयोग की जाने वाली मूल जानकारी के प्रकार को दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक तो वस्तुपरक होती है, दूसरी अपनी व्यक्तिपरक गरीबी होती है। वस्तुपरक गरीबी यानी ऑब्जेक्टिव और दूसरी सब्जेक्टिव पुअर्टी होती है। अब दूसरा वर्गीकरण सीमा निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने के संदर्भ में होता है। तो जब हम सीमा निर्धारित करते हैं तो उसमें दो वैरायटी यहाँ से भी निकल कर आती है, एक तो एब्सोल्यूट है, दूसरी रिलेटिव है। ठीक है, एक तो एब्सोल्यूट है यानी निरपेक्ष और दूसरी रिलेटिव यानी सापेक्ष। तीसरा वर्गीकरण हमारा होता है, अब तीसरे वाले के हिसाब से हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पुअर्टी। इसमें पहली आपकी जो पुअर्टी यानी गरीबी है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मतलब आवधिक है, किसी निर्धारित वर्ष में। आवधिक का मतलब एक सीमित अवधि के अंदर नापा गया है, ना तो उससे पीछे की गरीबी की स्थिति को देखा गया है ना आगे का, सिर्फ एक खास वर्ष का समय हमने निर्धारित किया है, मतलब एक समय अंतराल निर्धारित किया है, उसी में हम देख रहे हैं, तो वो ट्रांसवर्सल हो गई। और दूसरी जो है वो परसिस्टेंट होती है। अभी जो परसिस्टेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ऐसे करके हमने कुछ यहाँ तीन अलग अलग वर्गीकरण के तरीके देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें कि कुछ गरीबियों के प्रकार हमने जाने। अब ऐसे अध्ययन जिसमें कि विभिन्न चरों के मापन के रूप में, ठीक है, अलग अलग जो चर होते हैं यानी इसके वेरिएबल्स होते हैं, उनका अगर हम मापन करें तो इसमें किसी भी शोधकर्ता के कोई भी शोधकर्ता, मतलब यहाँ अर्थशास्त्री की ही बात होगी और कोई नापने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो किसी शोधकर्ता द्वारा सीधे इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है और वस्तुपरक गरीबी जो है उसका अध्ययन इसी प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब कोई एक रिसर्च करने वाला आदमी होता है, कोई एक अर्थशास्त्री होता है, और वो क्या करता है, वो घूम घूम कर अपने जो निर्धारित स्केल होते हैं उसके हिसाब से आंकड़े इकट्ठे करता है और आंकड़े इकट्ठे करके उसे अपने पेपर में, अपना जो शोध पत्र है उसमें प्रकाशित करता है। तो जो वस्तुपरक गरीबी होती है वो ऐसे ही नापी जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पुअर्टी। और जो शोध करता है वो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जो घरेलू आय और घरेलू व्यय है उनको देखा करते हैं, क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ से आमदनी हो रही है, इसी को नाप कर वो अंदाजा लगाते हैं कि गरीबी है अथवा नहीं है।
ये सबसे एक मोटा तरीका है, रफ तरीका आप कह सकते हैं, जिससे कि वास्तविक गरीबी का पता नहीं चलता है। निरपेक्ष गरीबी को देख लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट पुअर्टी। ये उस अवस्था की ओर इंगित करती है, उस चीज की ओर इशारा करती है जब कोई व्यक्ति भोजन, आवास और वस्त्र यानी रोटी, कपड़ा, मकान जो है, ऐसी मूलभूत जरूरतों को और सेवाओं को खरीदने में या उनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होता है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं जुटा पा रहा है, तो फिर कहा जाता है कि यह निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पुअर्टी। और इन आवश्यकताओं को शरीर के संचालन के लिए न्यूनतम माना जाता है। ठीक है, अब यहां चूंकि अर्थशास्त्र में थोड़ी सी मशीनी परिभाषाएं होती हैं, मतलब जैसे एक रोबोटिक डिफिनीशन हो कि कोई मशीन जो है वो परिभाषा बना रही है, तो इसमें हर चीज को आहार से जोड़ दिया जाता है। अब रोटी तो ठीक है, लेकिन कपड़ा और मकान ये खाने की चीज नहीं है। यहाँ आहार से तात्पर्य ग्रहण करने से है। मतलब जिन चीजों को ग्रहण करके हम अपना जीवन जी सकते हैं, उन चीजों को जुटाने में अगर हम असमर्थ हो जा रहे हैं, तो हमारी जो गरीबी की स्थिति है उसको निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कहा जाएगा। समझे? तो यहाँ वही कहा गया, न्यूनतम पोषक आहार के रूप में व्यक्त किया जाता है और भारत में इसी मानदंड को अपनाया जाता है। इसलिए इसको, मतलब ये जो निरपेक्ष गरीबी है, इसको और इसको नापने के तरीकों को आपको देखना चाहिए। अब इसी रेफरेंस में आप देखेंगे कि योजना आयोग के द्वारा दैनिक रूप से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी या 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। मतलब इतनी हमारी पोषण की आवश्यकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज में हैं, तो आपको शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोग खेती बाड़ी वाले काम करते हैं या मेहनत वाले काम, जो श्रम बल वाले काम होते हैं, उसको करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता है, इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरी। और जो शहरी जीवन है वो तथाकथित तौर पे आराम तलब होता है। हालांकि शहर में भी आप देखेंगे कि जो मजदूर वर्ग है वो दिन रात एकदम एड़ी चोटी का पसीना एक करके खटता रहता है, तो उनका तो श्रम बहुत ज्यादा है, तो उन्हें भी इतनी ही कैलोरी चाहिए। लेकिन एक मोटा जो अनुमान है उसमें यह माना गया कि शहर में लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, मतलब मेहनत कम करते हैं गांव की तुलना में, उनकी सक्रियता वैसी नहीं होती है, तो उन्हें जो कैलोरी की आवश्यकता है वो 2100 कैलोरी, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। ठीक है, और अर्थशास्त्रियों ने ही जो प्लानिंग कमीशन है उसको इन चीजों से अवगत कराया है। तो ये कुछ चीजें आपने देखी। असल में अपने देश में समस्या ये है ना कि ये किसानी, खेती, गरीबी या बेरोजगारी, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, इसमें एकदम जो आला अफसर होते हैं या बहुत हाई लेवल के पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, वो इसका मूल्यांकन करते हैं। संभवतः उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं, मतलब संभवतः क्या, सही बात ही है, 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कि गरीबी की शक्ल भी नहीं देखी। अमीर परिवार में पैदा हुए हैं चांदी का चम्मच लेकर, और पढ़ लिख कर एकदम बढ़िया बाहर विदेश से पढ़ के आए, यहाँ पे एकदम रिजर्व बैंक या कहीं अपॉइंट हो गए, बढ़िया नौकरी मिल गई, उसके बाद रिसर्च कर रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। जहां उन्हें सलाहकार चाहिए वहां नियुक्त किए जा रहे हैं, सचिव बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कभी असल में जो तंगहाली की वास्तविक दशा है उसको देखा ही नहीं, तो मूल्यांकन क्या खाक करेंगे। तो इसी तरह का मूल्यांकन उनका बेसिर पैर का होता है। कैलोरी के सहारे मूल्यांकन कर रहे हैं, कैलोरी के अलावा और भी मानदंड होते हैं। चलिए, तो निरपेक्ष गरीबी को हमने देखा, सापेक्ष गरीबी को देखें। ऐसे ही जो किसानों के लिए नीतियां बनती हैं उसमें भी क्या होता है, टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच होता है। यानी हम क्या करते हैं, ऊपर से अपनी नीति को क्रियान्वित करते हुए, लागू करते हुए, नीचे वालों को तब देखना चालू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि एकदम जमीनी स्तर पर किसान की दशा क्या है, एकदम जो मिट्टी में घुली हुई उसकी हकीकत है, वहां तक किसी की निगाह ही नहीं जाती। नीति निर्माता जो है वो बाहरी चमक दमक और बाहर से खेतों का जो सैटेलाइट सर्वे है उसी को देखकर एकदम नाचने लगते हैं। तो व्यवहारिक सर्वे नहीं होता है, सर्वेक्षण नहीं होता है ना, और व्यवहारिक जब सर्वेक्षण और शोध नहीं होगा तो उसके बाद परिणाम भी वैसे ही होंगे। सापेक्ष गरीबी की चर्चा करते हैं, यानी रिलेटिव पुअर्टी। अब ये जो रिलेटिव पुअर्टी है, इसमें अवधारणा को आप देखेंगे कैसे, मतलब आसपास के अन्य लोगों के साथ संबंध, मतलब किसी एक को इसमें रखा ही नहीं जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ देखा जाता है और उनका आपस में परस्पर संबंध कैसा है उसको देखा जाता है। अब ऐसा कब होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम तुलना करेंगे, सापेक्षिक तौर पे हम देखेंगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। और भारत में ये सापेक्षिक गरीबी जो है ये हर जगह आपको दिख जाएगी, क्योंकि सब लोग जो है वो समान रूप से संपन्न तो है नहीं। आपका पड़ोसी जो है वो धन्ना सेठ है, आप किसी काम के आदमी नहीं, मतलब पैसे रुपए के मामले में। तो ऐसे में फिर सापेक्षिक गरीबी यहाँ खूब बढ़िया मूल्यांकन होगा, अंतर भी आएगा। तो वही बात है, यहाँ पर अन्य लोगों से तुलना की जाती है। कहा गया कि किसी व्यक्ति को गरीब तब माना जाता है जब वो अपने परिवेश में विद्यमान अन्य लोगों की तुलना में, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, आजकल आर्थिक स्थिति के आधार पर ही सामाजिक दशा का निर्माण होता है, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से अलाभान्वित स्थिति में होता है, तो गरीबी की उसे गरीबी की स्थिति में या गरीब माना जाता है कुल मिलाकर।
मतलब आपका पड़ोसी, आपके कई सारे पड़ोसी जो है वो बहुत अच्छे खासे खाते पीते परिवार के हैं, आप भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका परिवार भूखों मर रहा है, लेकिन आपका जो जीवन का स्टैंडर्ड है वो उनके जैसा नहीं है। आप उनके बीच में एक हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति के तौर पे पड़े हुए हैं, आपको संकोच होता है अपनी चीजों को उजागर करने में, तो आप भी गरीब हैं। ठीक है। और गरीबी की यह अवधारणा असमानता की अवधारणा से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है। असल में ये गरीबी की अवधारणा नहीं बल्कि असमानता की अवधारणा है। समझ रहे हैं? अगर उसी व्यक्ति को जो वहां हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी चीजों को या अपनी जो वास्तविकता है उसको ढकने का प्रयास कर रहा है और उसी के चक्कर में उल्टे और ज्यादा अपनी औकात से बाहर जाके खर्च कर रहा है कि आसपास मेरा स्टेटस कम से कम बना रहे, बिगड़े ना, जबकि वो उस हैसियत का आदमी नहीं है। अगर उसी व्यक्ति को उस जगह से, उन धन्ना सेठों के चंगुल से निकालकर किसी ऐसे जगह रख दिया जाए जहां पर कि वो अकेला हो या उसी के समतुल्य लोग वहां मौजूद हो, तो वो एकदम खुशहाल भी हो जाएगा, उसके अंदर संतोष का वास हो जाएगा, संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाएगी कि नहीं वो ठीक। लेकिन अब ऐसी दशा रहे कि आपके आसपास वाले जो हैं वो अरबपति हैं और आप लाखों के आदमी भी नहीं, तो फिर आपकी हालत तो खराब होने वाली है। ये इंसानी प्रवृत्ति है, आप साधु संत नहीं हो सकते। जो साधु संत हैं उनके अंदर सब्र का आजकल और अभाव है, उनकी स्थिति तो और खराब है। ठीक है। तो ये सापेक्ष गरीबी है और ये असमानता की अवधारणा, और भारत में असमानता आप जानते ही हैं कूट कूट कर भरी हुई। तो अब आइए आगे चलते हैं। जब हमने गरीबी की वेराइटीज देखी हैं तो गरीबी रेखा की बात करेंगे। अब ये जो पुअर्टी लाइन है इसको व्यक्त कैसे किया जाता है? तो व्यक्त किया जाता है व्यक्तियों से, क्योंकि आदमी ही गरीब होगा और कोई जीव जंतु गरीब नहीं होता। जीव जंतुओं में कोई गरीब या अमीर नहीं होता, हाँ ताकतवर और कमजोर होते हैं। तो गरीबी रेखा वह रेखा है जो कि प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। महीने में आप कितना खर्चा कर रहे हैं औसत, उसी के आधार पर गरीबी रेखा को तय किया जाता है। ठीक है। और ये खर्चा कैसा है? तो ये अपने शौक के लिए या अपने उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि ये वो मासिक खर्च है जो कि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। कम से कम उतना आप अपनी आवश्यकताओं पे खर्च कर रहे हैं जितने से कि आपका काम निकल जाए, न उससे ज्यादा न उससे कम। ये नहीं कि आप मनमानी शॉपिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं या उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं जितने से कि आपका एक महीने में गुजारा हो सके। ठीक है। और इसी खर्चे को देखकर यह तय किया जाता है कि गरीबी रेखा के आप इस पार हैं कि उस पार। तो योजना आयोग ने देश में निर्धनता को मापने के लिए, यह एक फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग ने देश में निर्धनता को नापने के लिए, गरीबी को नापने के लिए डीटी लकड़ावाला, नाम इनका काफी बढ़िया है और आपने हजारों बार पढ़ा भी होगा, तो लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। यह समय था 1989 का। 1989 से लकड़ावाला साहब जो है वो इस काम में जुटे और उसके बाद 1993 में इस विशेषज्ञ दल के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? देश में निर्धनता को नापिए, पुअर्टी को मेजर करके बताइए देश में कि क्या हालचाल। तो डीटी लकड़ावाला ने अपना सर्वे का काम किया और गरीबी रेखा का निर्धारण आय तथा उपभोग के रूप में किया जाता है। आय और उपभोग यानी जो इनकम है और कंज्यूमशन है, दोनों के रूप में किया जाता है। किसी एक को लेकर हम जो पुअर्टी लाइन है उसको डिसाइड नहीं कर सकते या उसके बारे में नहीं बता सकते, दोनों हमें देखना होता है। लेकिन अगर आय की तुलना में खर्चा ज्यादा है, अब यहां उसको दूसरे ढंग से कहा गया है कि आय की तुलना में उपभोग गरीबी रेखा की सीमा निर्धारित करने का एक बेहतर मापदंड है। मतलब ये कि आप कमा कितना रहे हैं और आप खर्चा कितना कर रहे हैं। जितना कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा अगर आप खर्च कर दे रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप गरीब हैं। ठीक है। पता लगा आप कमा रहे हैं 40,000 या 20,000 या 50,000, मतलब एक औसत कमा रहे हैं आज की महंगाई के समय में जो एक रेंज है, और उतना पूरा आपके घर की जरूरतों में खर्च हो जा रहा है, आप पैसा उड़ा नहीं रहे हैं। मतलब जो घर की आवश्यकताएं हैं और जो भी ईएमआई और लोन और जो कुछ आप मतलब आम आदमी दैनिक जीवन में लेता है, तो वो सब पूरा करते करते पूरी जो सैलरी आपकी है या पूरी जो कमाई है वो एक महीने में चली जा रही है, आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप गरीब हैं। ठीक है। क्योंकि बचत का अभाव आदमी को असुरक्षित करता है। शारीरिक रूप से वो असुरक्षित हो या ना हो, बचत नहीं किया है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आई तो किसी से सहयोग मिल गया, तो वो सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अनिश्चय की स्थिति, उसके दिमाग में हमेशा डामाडोल बना रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम करेंगे क्या? कमाने खाने भर तो ठीक चल रहा है लेकिन बच कुछ नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, तो भविष्य के लिए कोई योजना ही नहीं है, तो वो वैसे ही अंदर से डरा रहेगा। ठीक है। तो वो मानसिक रूप से तो गरीब ही है और तात्कालिक तौर पर भी है, ये भी बात है। तो वही चीज है। और उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं और उपलब्ध रहते भी हैं, वो तो सरकार पता लगाती रहती है कंज्यूमशन के बारे में। अब यहां देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए उपभोग की सीमा को आधार बनाया जाता है, यानी कंज्यूमशन का जो लिमिट है उसको हम इसमें आधार बनाते हैं, आप कितना ज्यादा उपभोग कर रहे हैं।
और विश्व बैंक जो है वो आय के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित करता है, जिसे कि डॉलर पुअर्टी लाइन कहा जाता है। तो हर देश की अपनी अपनी गरीबी है, ठीक है, हर देश में गरीब होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका और धन्ना सेठ टाइप के जो देश हैं, वहां गरीब नहीं है, वहां भी फुटपाथ पे रहने वालों की तादाद है, ठीक है। तो हर देश की गरीबी की स्थिति अलग अलग है, गरीबों की वैरायटी और गरीबी का जो तरीका है वो अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मानदंड भी भिन्न होते हैं। तो भारत जैसे देश के लिए बढ़िया तरीका है कि आप कमा कितना रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं, दोनों में संतुलन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब यहां पर बात करेंगे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि भारत में गरीबी कूट कूट कर भरी हुई है। आर्थिक असमानता का कुछ पूछना ही नहीं है। एक वर्ग जो है, जो कि बहुत थोड़ा सा है, मतलब 100% अगर मान लिया जाए तो उसका सिर्फ 2% या और कम कर दीजिए 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इफरात पैसा है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कहाँ खर्च करना है, ठीक है। इसीलिए मनमाना जहां मन किया वहां उड़ाते रहते हैं। तो एक वैरायटी वो है। और बाकी 98-99% आबादी जो है वो इतनी गरीब है, इतनी गरीब का मतलब एकदम भूखों मरने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, मतलब इस कदर गरीब है कि वो अपनी इज्जत ढकने में ही परेशान रहती है। ऐसा नहीं है कि वो खाए बिना मर रही है, खाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अपनी सामाजिक दशा को ठीक रखने के लिए, जो कहा जाता है ना मिडिल क्लास अप्रोच, तो उसमें अपनी इज्जत बचाने में ही मरे जाते। उसको गांव में एक कहावत उसके लिए कही जाती है, लाज की बुढ़िया। लाज की बुढ़िया या लाज की बुढ़िया, जो आप कहें, अपने गांव में बुढ़िया कहा जाता है। तो ये लाज की बुढ़िया बने रहते हैं, मतलब कुछ कह भी नहीं पाते। ये कहावत जो है एक ऐसी बूढ़ी औरत पे बनी हुई है जिसका सामर्थ्य घट गया था, लेकिन वो अपने सामर्थ्य, मतलब घटते हुई सामर्थ्य या अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। तो उसको जो काम करने के लिए कहता था उसके बेटे बहू उसको करने के लिए तैयार हो जाती थी। अब शरीर उसका साथ देता नहीं था तो परेशान होती थी। वही हालत यहाँ मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास के पास उतना पैसा नहीं है, आसपास के लोगों को देखकर या जो धनी लोग हैं उनको देखकर स्टेटस बनाने के चक्कर में बर्बाद हुए जाते हैं। तो गरीबी तो अपने यहाँ एकदम भर भर कर है। और इसीलिए अब यहाँ पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात हो रही है। तो जो ये पुअर्टी को मिटाने के लिए कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, गवर्नमेंट ही चलाती है ज़्यादातर। इसमें रणनीति दो तरफा होती है, दो तरीके से काम करती है। पहला तो ऐसा अवसर दिया जाता है कि विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके गरीबों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए, मतलब उन्हें विकसित होने का अवसर दिया जाए। और दूसरा ये कि जो गरीबी उनके पास है, मतलब ठीक है कि विकास का अवसर दिया गया तो वो तो अपना प्रयास करेंगे, लेकिन जो सरकार है, एक जनतंत्र है, जनता ने आपको प्रतिनिधि चुन के वहां तक पहुंचाया हुआ है, आप मजे ले रहे हैं वहां पे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो गरीब जनता है उसके उत्थान के लिए कुछ व्यक्तिगत सहायता करे। तो सरकार अनुदान, सब्सिडी, इन सब की व्यवस्था करती है। और भी तरीके होते हैं, मुफ्त राशन बांटने का काम करती है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक नहीं है उसमें। तो यहाँ मूल मुद्दा यह है कि कौन कौन से प्रोग्राम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, ये 2004 का है। संसद में ये 2004 में एकदम ठंडी में साल के अंत में पेश किया गया था। और यहाँ आप देख रहे हैं, अब गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए जो सेवा कार्यक्रम है उनका एक एक करके विवरण दिया हुआ है। ये एक फैक्ट था, ठीक है। इसमें अब आगे इसमें कुछ अपेक्षा मत रखिएगा, अभी तो विस्तार से देखना ही है। विस्तार से का मतलब जितने कार्यक्रम है यहाँ सूचीबद्ध दिए हुए हैं, और ये एकदम स्टार्टिंग से शुरू किए गए। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से ही शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 1999 ये जो तारीख है, यहाँ से ये शुरू की गई योजना है। और उद्देश्य था बैंक ऋण और सरकारी अनुदान, दो चीजें इसमें कही गई, एक तो बैंक का लोन और दूसरा सरकारी अनुदान। इन दोनों के सहायता से, दोनों का मिश्रण, उसके माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनमें संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। इसमें दो सहारे थे, एक तो लोन था और दूसरा अनुदान था। समय याद रखिएगा, समय पूछा जाता है, ठीक है। कई बार लिस्ट मिलाने के लिए दे दिया जाता है जो पुरानी योजनाएं होती। इसके पश्चात अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसे लॉन्च किया गया था 2000-2001 वाला जो बजट सत्र था उस समय। और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, पोषण, विद्युतीकरण, मतलब गांव के क्षेत्र में जितनी भी जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं चाहिए, साफ सुथरा पानी या फिर स्वच्छ वातावरण, प्राथमिक स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य केंद्र वहां पर हो, आप कोई बीमारी हो तो आपको सहायता मिल सके। इसके अलावा पोषण संबंधी आपकी आवश्यकता पूरी हो सके, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा 100% नहीं भी तो काम भर हो, ठीक है। तो इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, बुनियादी ढांचे होते हैं, उनके विकास के लिए यहाँ पर ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के आवंटन की परिकल्पना थी, ठीक है। केंद्र यहाँ इस मामले में सहायता करेगा उन राज्यों की और उन केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इस प्रोग्राम का समय याद रखिएगा, सन 2000-2001, ठीक है।
इसके बाद आप देखें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसको कहा जाता है, या MNP आप कह सकते हैं शॉर्टकट। कुल मिलाकर इसमें कहा गया कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है, जैसा नाम है वैसा ही काम, इसमें ज्यादातर चीजें नाम से स्पष्ट हो जाती हैं। तो कुछ आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। और खास बात यह है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 78, उसके पहले वर्ष में शुरुआत में ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया है, ऐसा पूछा जाता है कौन से 5 ईयर प्लान में या किस समय इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम यानी सामाजिक सहायता योजना, और ये 15 अगस्त 1995 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बिलो पुअर्टी लाइन उन लोगों के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रोग्राम अपना है सामूहिक जीवन बीमा योजना। ये बीमा कार्यक्रम है, नाम से स्पष्ट है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसको शुरू किया गया था 1995-96 में। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं नेशनल फूड, यहाँ देखें नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम करने के बदले अनाज। तो अब ये जो प्रोग्राम है इसमें एक श्रम रोजगार के सृजन में तीव्रता लाने का काम था, और देश में 150 सबसे पिछड़े जो जिले हैं वहां पर 14 नवंबर सन 2004 को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसका जो मोटिव है उसे आप साफ साफ इसके नाम में देख रहे हैं। अगला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसे कि SGRY कहा जाता है। लॉन्च किया गया था इसे 2001 यानी 2001 में, और इसके पीछे भी वही उद्देश्य है, मतलब अतिरिक्त श्रम की बात की जा रही है, अतिरिक्त श्रम रोजगार प्रदान करना, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। और इससे होगा क्या, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर दोनों ही सुधरेगा, दोनों बेहतर हो जाएगा, ऐसा माना गया था। अगला जो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है ग्रामीण आवास यानी इंदिरा आवास योजना, IAY। ठीक है, अब ये जो इंदिरा आवास योजना है इसको मतलब ये ऑपरेशनलाइज की गई थी, समय था 1999-2000 का। ठीक है, सन 2000 मतलब ये बजट सत्र की बात की जा रही। तो इसमें गरीबों के लिए निःशुल्क घर बनाने की योजना थी, इंदिरा आवास योजना, इसे आप देख रहे हैं, निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। और यहाँ पर रोजगार योजना को भी आप देखें, इसको स्टार्ट किया गया था 1993 में। जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधि की स्थापना के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। यहां पर आपने देखा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आप देखें, दिसंबर सन 2000 में 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि के अंत तक, मतलब जब 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली हो उस समय तक 500 व्यक्तियों या उससे अधिक आबादी वाली जितनी भी असंबद्ध बस्तियां होती, ठीक है, जितनी भी असंबद्ध बस्तियां होती हैं उनको ग्रामीण कनेक्टिविटी से जोड़ना। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं। इसमें समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, उद्देश्य ज्यादा पुरानी योजनाओं के पूछे नहीं जाते हैं, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये स्कीम इस समय की है, बताइए सही दिया है या नहीं दिया है, या लिस्ट मैचिंग के लिए दिया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये एक और प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, मतलब DPAP इसको कहा जाता है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ में DDP, और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IWDP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो अब इसमें 2004-05 का जो समय था, सत्र था, उस समय ये सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे। बंजर भूमि को विकास के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना वो इसमें मूल उद्देश्य था। इसके बाद अब आइए आगे चलें और यहाँ देखें अंत्योदय अन्न योजना को। इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर सन 2000 में, और इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो TPDS है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टारगेटेड, ठीक है। तो ये जो TPDS था यानी PDS आप सीधे सीधे कह सकते हैं, उसके अंतर्गत गरीब परिवारों को गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पे, मतलब ये पैसा काफी कम है, बाजार भाव से अगर देखा जाए तो बहुत कम है, नहीं के बराबर, तो इस दर से रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने का काम किया गया था। और जारी करने का पैमाना ये 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से था, मतलब हर परिवार को 25 किलोग्राम। और 1 अप्रैल सन 2002 में इसको बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से कर दिया गया। तो ये सिस्टम आपने देखा। नेक्स्ट आप यहां पर देखें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम तथा शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, ये दोनों जो है ये SJSRY के 2 विशेष घटक है, मतलब इसी से जुड़े हुए हैं। एक तो अर्बन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और दूसरा आपका अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दिसंबर 1997 की बात है, उस समय शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए इन्हें कार्यान्वित किया गया था।
और इनसे संबंधित जो तमाम प्रोग्राम है उनको चलाया गया था। इसके बाद वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना को देख रहे हैं आप नीचे, दिसंबर सन 2001 में शुरू की गई थी और इसमें जो स्लम एरिया में रहने वाले परिवार हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनके लिए आवास इकाइयों का निर्माण करना और उन्हें एक बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लगातार देख रहे हैं और देख लीजिए। गरीबी की गणना के लिए अब यहां तक तो हमने कुछ कार्यक्रम देखे पुराने वाले, ठीक है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं गरीबी की गणना के लिए विभिन्न समितियों द्वारा जो प्रस्तावित विधियां हैं या पद्धतियां हैं उनको। तो ये मेथडोलॉजी है और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कार्य समूह। अब सीधी बात गरीबी की हो रही है, अर्थव्यवस्था की हो रही है, तो इसमें योजना आयोग का नाम आएगा ही आएगा। तो योजना आयोग द्वारा गठित जो अलग अलग विशेषज्ञ समूह थे उनके हिसाब से गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया है। तो पहला इसमें कार्य समूह को यानी वर्किंग ग्रुप को आप देख रहे हैं, ये 1962 की बात है। सबसे पहले भारत में गरीबी रेखा को 1962 में न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसका आधार क्या था? इसका आधार था न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इसमें जीवन जीने के लिए व्यक्ति के लिए जो भोजन और गैर खाद्य वस्तुएं थी, न्यूनतम आवश्यकता में भोजन तो है ही है, वो तो चाहिए ही, उसके बिना चलेगा ही नहीं। उसके अलावा जो अन्य चीजें जैसे कि कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान वाला हमने देखा था ना, वही सब चीजें इसमें आधार बनाई गई थी। तो पहली बार ऐसा 1962 में हुआ था। इसके बाद वीएम दांडेकर और एन रथ के द्वारा एक अध्ययन किया गया था। ये दो अर्थशास्त्री हैं, 1971 का समय। तो इस पर योजना का अध्ययन आयोग द्वारा नहीं किया गया था और न कराया गया था, मतलब आयोग इसमें सम्मिलित नहीं था, ये इनका व्यक्तिगत काम था। कई बार ऐसा होता है कि जो अर्थशास्त्री हैं वो अपने व्यक्तिगत प्रयास करते हैं तो वही चीज दिखाई देती। और भारत में गरीबी की रेखा की उत्पत्ति इन दो अर्थशास्त्रियों के मौलिक कार्य में निहित है। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी के न्यूनतम कैलोरी मानदंड को पूरा करने के लिए आवश्यक उपभोग स्तर इन्हीं के माध्यम से स्थापित किया गया था। ठीक है, मतलब इसमें कैलोरी की मात्रा निर्धारित करने वाला जो काम है वो पहली बार संभवतः किया गया था। और वाई के अलग की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर प्रभावी उपयोग मांग के लिए अनुमान यानी जो प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंज्यूमशन डिमांड हेडेड बाय डॉक्टर वाई के अलग, ये जो टास्क फोर्स गठित की गई थी। तो इस टास्क फोर्स को गठित करने का समय है 1979 का, यानी 1979 का। अब इसमें जो दृष्टिकोण था, इनका जो अप्रोच है, उसमें ये कहा गया कि पहली बार गरीबी की मतलब जो इनका अप्रोच था वाई के अलग का, इनका नाम याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। तो इनके अप्रोच के हिसाब से गरीबी की गणना का काम जो है वो शुरू होता है। तो आगे उसी के बारे में दिया हुआ है, गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति, यहां भी कैलोरी की ही बात हो रही है, तो गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ये दोनों याद रखिएगा। इस औसत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोग व्यय के स्तर के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब इतनी कैलोरी की आवश्यकता है गांव के क्षेत्र में और इतनी शहर के क्षेत्र में। अगर इतनी पूरी नहीं हो रही है, इतनी आवश्यकता जो है ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको गरीब माना जाएगा। इसके बाद लकड़ा वाला समूह का अपना डाटा था। तो इनकी जो एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट थी ये 1993 का है। इसमें यह कहा गया कि पहली चीज तो ये कि गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित नहीं किया गया। इसमें न्यूनतम पोषण स्तर जो है उसकी आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अलग समिति के द्वारा, जो वाई के अलग का हमने पीछे देखा था, तो अलग समिति के द्वारा अनुशंसित अलग अलग ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं को बरकरार रखा गया। मतलब पीछे वाला जो ये कॉन्सेप्ट था इसी को इसमें आधार बनाया गया, इसमें कुछ नया नहीं। ठीक है, ये चीज आपने देखी। इसके बाद अब तेंदुलकर समिति आती है। तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप या तेंदुलकर कमेटी जो भी आप कहिए, ये 2009 की है। गरीबी को मापने के तरीकों में अनेक बदलाव का सुझाव यहां पर दिया गया और ये काफी खास। तो ये जो सर्वल चेंजेस इसमें लाने का सजेशन दिया गया था, इस समिति ने 1979 में यानी 1979 में और उसके बाद ज्यादातर 1979 के बाद के ही आंकड़े हैं, सभी गरीबी अनुमानों में उपयोग किए जाने वाले कैलोरी मापदंडों से। कैलोरी का पैमाना हमने इस्तेमाल किया था, पीछे आपने वाई के अलग का देखा था। तो कैलोरी मानदंडों से गरीबी रेखा को आधार बनाने की बजाय पोषण संबंधी परिणामों की ओर इसे ले जाने की सिफारिश की। मतलब पोषण की आवश्यकता आपकी पूरी हो रही है या नहीं, इस बात पर फोकस किया जाए। और ग्रामीण और शहरी रेखाएं जो है, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो गरीबी रेखाएं हैं, उनके लिए दो अलग अलग गरीबी रेखा बास्केट बनाने की बजाय इस समिति ने क्या किया, एक समान अखिल भारतीय शहरी पीएलबी की सिफारिश की थी। ठीक है, अर्बन पीएलबी अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया, इसकी इन्होंने सिफारिश की थी। और तेंदुलकर समिति ने यह भी कहा कि गरीबी का मूल्यांकन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन,
इस पर जो खर्चा होता है उसको भी शामिल किया जाए। सिर्फ खाना और जीना ही पर्याप्त नहीं है, आपके पास एक शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास पर्याप्त सामर्थ्य होना चाहिए। और अगर आप बीमार पड़ते हैं, बीमार जीवन में कभी न कभी तो पड़ेंगे, तो बीमार पड़ते हैं तो आप इलाज कराने में सक्षम हो, इतना आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों को भी इस गरीबी मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए। अगर ये दोनों सामर्थ्य आपके पास नहीं है, इन दोनों मामले में आप सक्षम नहीं, तो भी आप गरीब हैं। तो तेंदुलकर समिति का जो अपना आंकड़ा था या इसका जो सर्वे रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और विस्तार दिया गया। मानदंड वही है असल में, यहाँ कैलोरी की बात की जा रही है, यहाँ पोषण स्तर की और साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ के कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और विस्तृत और एडवांस इसमें पैमाना निर्धारित किया गया। इसके बाद रंगराजन समिति को आप देख रहे हैं, ये 2014 की है। अब इनका जो दृष्टिकोण है, इसमें कहा गया कि भारत जो कि बदलते हुए समय के साथ बदल रहा है, तो इसमें लोगों की आकांक्षाओं के साथ वर्ष 2012 में जो रंगराजन समिति स्थापित होती है, तो इसमें यह कहा जाता है कि अब समय के बदलाव के साथ जो मानदंड है उनमें भी थोड़े फेरबदल की आवश्यकता है। और अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा, ठीक है, इनका अलग अलग वर्गीकरण अपनाने और इनसे राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी अनुमान प्राप्त करने की प्रथा जो है उसको फिर से आरंभ किया जाना चाहिए। मतलब इससे पहले जो आपने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को देखा था, उसमें शहर और गांव को अलग अलग करने की बात को नकार दिया गया था। एक यूनिफॉर्म डाटा प्रस्तुत करने की बात कही गई थी, जो कि एक तरह से व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गांव की जरूरत अलग है, शहर की अलग, दोनों जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवहारिकता का परिचय देते हुए रंगराजन समिति ने कहा कि भाई दोनों का अलग अलग वर्गीकरण होना चाहिए, तभी हमें सही एस्टिमेट पता लग सकेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। और इस समिति ने कहा कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं उनके लिए अलग अलग उपभोग वर्गीकरण की सिफारिश की जाए। मतलब उनका जो कंज्यूमशन बास्केट है उसको तैयार करना चाहिए, लेकिन अलग अलग, सेपरेट। एक साथ तैयार करने पर सही आकलन नहीं हो सकता है। और इसमें कैलोरी, प्रोटीन, वसा, इन सब का सेवन सुनिश्चित करना। उसके अलावा ये खाने पीने की चीज हो गई। बाकी कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और जितने भी उपभोग की चीजें होती हैं, मतलब कंज्यूमशन हम लोग करते हैं जिन चीजों का, जो कि अनिवार्य होते हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता है, तो उन सबको इन बास्केट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन सेपरेट। मतलब अर्बन एरिया का अलग बनना चाहिए, रूरल एरिया का अलग बनना चाहिए। ऐसी रंगराजन समिति की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की गई थी। अब यहाँ नीति आयोग का, योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हुआ, उसके बाद नीति आयोग आया उसके स्थान पे। तो नीति आयोग की जो अपनी रिपोर्ट है, ये 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के नाम से जानी गई। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये एक प्रोग्रेस रिव्यू था। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसको कहा जाता है, और इसका जो 5वां संस्करण था उसी के आधार पर, और 5वां संस्करण यानी 2019 से लेकर 21 के बीच का, उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, उसका ये दूसरा संस्करण। तो एमपीआई यानी ये जो गरीबी सूचकांक आपका है, इसका फर्स्ट एडिशन जारी किया गया था 2021 में, और ये दूसरा वाला जारी किया गया। अब इसमें जो एमपीआई है, मतलब ग्लोबल एमपीआई है, ऐसा तो है नहीं कि ये जो वैश्विक गरीबी सूचकांक है, माफ कीजिएगा, देशी स्तर का जो ये गरीबी सूचकांक हमने मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स तैयार किया है, ये सिर्फ अपने ही देश में होता है, ये दुनिया भर में होता है, दुनिया भर के देशों को इसमें नापा तौला जाता है। तो ठीक उसी की तरह से, यानी जो वैश्विक अपना एमपीआई है, ग्लोबल एमपीआई, उसी की तर्ज पर भारत में भी राष्ट्रीय एमपीआई के लिए 3 समान महत्व वाले आयाम रखे गए। तो 3 इसमें जो आयाम या 3 पिलर जो तय किए गए, पहला था इसमें स्वास्थ्य यानी हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें आधार बनाई गई। और इसके अलावा 12 इंडिकेटर जो कि इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, वो इसमें शामिल किए गए, और इन्हीं के आधार पर परखा गया कि मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में किसको कहां पर होना चाहिए। अब 2015-16 का जो सत्र था, वहां से लेकर 2019 और 21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग जो हैं, ये बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए, ऐसा यहां रिकॉर्ड कहता है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है, इसमें जो मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हैं, इनकी संख्या जो कि वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, वो भी घटकर 2019 से लेकर 21 के बीच में 14.96% हो गई, यानी गरीब घट रहे हैं। रिपोर्ट यही दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में गिरावट देखी गई, और 2015-16 और 2019-21 का जो समय है, इस बीच में गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई। ठीक है, गिरावट को आप देखें,
हकीकत ऐसी हो या ना हो, लेकिन कागजी आंकड़े यही दिखाते हैं। और इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27% हो गई। ठीक है, तो दावा तो बहुत ही चमत्कारी है। ऐसा लगता है कि गरीब बहुत तेजी से घट रहे हैं, लेकिन स्थिति असल में वैसी नहीं। हकीकत जो है वो इससे कहीं ज्यादा भिन्न है। अब इसमें कई सारे काम या कारण हो सकते हैं। या तो राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा में अपनी कमियों को नहीं दिखाना चाहते, ये वजह हो सकती है। अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं इन रिपोर्ट्स के माध्यम से। और नहीं तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो नापने के लिए हमने स्टैंडर्ड तैयार किए हुए हैं या जो पैमाना तैयार किया गया है वो हमारे समाज और हमारे समाज की व्यवस्था में ठीक नहीं बैठता है, तो वो सही तरीके से मूल्यांकन कर नहीं पा रहा है। अब इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सही आकलन है नहीं। लेकिन फिलहाल आपको परीक्षा के लिए इसी को दिमाग में रखना है। तर्क करने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें। यहां देखिए, एमपीआई जो है इसमें सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर हुई है, राज्यवार देखेंगे तो बिहार को देख रहे हैं। यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा संस्करण था, यानी 2015-16 वाला, उसमें उच्चतम एमपीआई मूल्य वाला राज्य था ये, यानी बिहार राज्य। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा हाई इसको जो वैल्यू है वो दी गई थी। और 2019 से लेकर 21 के बीच में जो बहुआयामी गरीबी है उसके मामले में अनुपात 51.89 से घट के अभी 33.76% हो जाने के कारण पूर्ण रूप से जो एमपीआई मूल्य है, ठीक है, इसमें सबसे तेजी से कमी देखी गई यहाँ पे। तो बिहार के बाद सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में देखी गई, यानी गरीबों की तादाद तेजी से कम हुई। जो बहुआयामी गरीबी है या बहुआयामी निर्धनता है उसमें तेजी से कमी आई है, इससे यही पता लगता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिकॉर्ड है, 5वां संस्करण इसका, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां संस्करण है उसमें ये कहा गया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है या मल्टी डायमेंशनल जो पुअर लोग हैं उनका अनुपात 20.63%, यानी मध्य प्रदेश के लिए 20.63% और उत्तर प्रदेश के लिए 22.93%। ठीक है, ये लेटेस्ट है, तो इसको आप देखें। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है इसमें गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से मुक्त हो गए, मतलब 34.3 मिलियन ऐसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार राज्य है, 2.25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं गरीबी से। मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से बाहर आ गए। ध्यान दीजिएगा, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से बाहर आ गए, पुअर्टी से बाहर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो गरीबी से मुक्त हो गए, यहीं पर झोल है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मतलब किसी भी एक पैरामीटर के हिसाब से अगर आप गरीब की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तो आपको बाकी आप जितने भी पैरामीटर हैं उस पर आप एकदम कायदे से गरीब दिखाई देते हो। लेकिन एक पैरामीटर से आप बाहर हो गए हैं तो आपको इससे पूरा बाहर समझा जाएगा, या कम से कम इसका हकदार नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। मतलब ये है कि जीवन आपका अभी भी अभावग्रस्त है, लेकिन आपको अब गरीब नहीं माना जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल गरीब नहीं माना जा रहा है। बाकी वैसे आप समाज की निगाह में गरीब हो सकते हैं। तो यही आकलन का तरीका है जो कि सही नहीं है, मतलब व्यवहारिक नहीं। अब यहां पर एक टेबल बनी है, ऊपर हिंदी में है, नीचे वही चीज अंग्रेजी में है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दोनों इसमें शामिल है। ध्यान दीजिएगा, तो टॉप 10 स्टेट्स यहाँ दिए हुए हैं और प्रतिशत उनका दिया हुआ है। उसी प्रकार से बॉटम 10 भी दिए हुए हैं, ऊपर से 10 को देखेंगे, नीचे से 10 को देखेंगे। तो टॉप 10 में सबसे ऊपर बिहार 33.76% में दिया है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड उसके बाद 28.81, मेघालय 27.79, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे, ठीक है, 22.93%। अब एक बार नीचे चलते हैं। मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे 20.63, असम 19.35 छठवें स्थान पे, 7वें स्थान पर छत्तीसगढ़ 16.37, ओडिशा 8वें स्थान पे 15.68, नागालैंड 9वें स्थान पे 15.43, राजस्थान 10वें स्थान पे 15.31। ठीक है, तो ये टॉप 10 आपने देखे। उसके बाद अब बॉटम 10 को भी देख लीजिए। मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की तादाद के मामले में सबसे कम तादाद कहां पर है, तो सबसे ऊपर इसमें केरल है, यहां सबसे कम है। कितने हैं, तो 0.55। उसके बाद गोवा 0.84, तमिलनाडु 2.20, चौथे स्थान पर सिक्किम 2.60 और फिर पंजाब है। ठीक है, आंकड़ा अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो क्रम याद रखिए। 5वें नंबर पे है पंजाब, उसके बाद 6वें नंबर पर हिमाचल 4.93%, 7वें नंबर पर मिजोरम 5.30% या फिर प्रतिशत, तेलंगाना
5.88। उसके बाद है आंध्र, तेलंगाना से आंध्र यहाँ पिछड़ गया है, ये 9वें स्थान पे आ गया है, 6.06% इसका प्रतिशत। और हरियाणा अंतिम यानी 10वें स्थान पे है, ये बॉटम 10 आप देख रहे थे। तो हरियाणा का नंबर है 7.07। वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में दी हुई है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद अब आइए आगे चलते हैं। ये तो हमने स्टेट्स को देखा, ठीक है, ये सभी जो हैं ये राज्य थे। इसी प्रकार से अब केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं। तो इसमें शीर्ष 5 और नीचे वाले जो 5 हैं यानी टॉप और बॉटम, उनको भी हम देखेंगे 5-5 के रेशियो में। तो जो टॉप 5 है यहाँ आप देख रहे हैं, टॉप 5 जो है यूटीज, उसमें सबसे ऊपर दादरा नगर हवेली और दमन दीव, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली, क्रम से आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो दादरा नगर हवेली और दमन दीव का है। उसके बाद बाकी जो है वो आसपास वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में और पहले वाले के बीच में अच्छा खासा अंतर है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो प्रतिशत है वो 9.21%, बाकी का बहुत तेजी से कम हुआ है, ठीक है। दिल्ली का आप देख रहे हैं 3.43 है। तो ये कुछ आपने देखा। उसी प्रकार से यहां आ जाइए, जो बॉटम 5 है उनको देख लेते हैं। तो बॉटम 5 में आप देखें पुडुचेरी है, पुडुचेरी कितना 0.85। उसके बाद फिर लक्षद्वीप 1.11, अंडमान निकोबार 2.30, दिल्ली 3.43, ये दोनों में शामिल हो गया है, और लद्दाख 3.53, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा, वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में दी हुई है और ये हिंदी में दी हुई है। तो जाए जैसे पूछे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दिल्ली लद्दाख इसमें भी दिया है, इधर भी दिया है, सब तो करें क्या। अब कोई एक पूछेगा, ठीक है, स्टेटमेंट में भी देगा तो किसी एक का जिक्र देगा, तो उसमें से जो आपसे पूछा जाए, टॉप 5 पूछा जाए तो उसके हिसाब से चुनिएगा, बॉटम 5 पूछा जाए तो उसके हिसाब से चुन लीजिएगा, ऐसे करना है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप, ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहां पर कि बहुआयामी रूप से गरीबों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पुअर्टी है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो टॉप 5 है आप देख रहे हैं, कम और ज्यादा दोनों दिया हुआ है। तो पहले टॉप 5 में देखिए, सबसे पहले स्थान पर आता है बहराइच, बॉटम वाला बाद में देखेंगे, इधर वाला बाद में देखेंगे, पहले इधर वाला। चलिए, तो सबसे पहले बहराइच है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है 54.44%। उसके बाद दूसरे स्थान पर है श्रावस्ती 49.62%। तीसरे स्थान पर है बलरामपुर, अभी ज्यादा वालों को देख रहे हैं, 41.55। चौथे स्थान पर है बदायूं 40.37। पांचवें स्थान पर है सीतापुर 40.15, ठीक है, इनको आपने देखा। इसके बाद इधर आ जाइए, अब इसमें जो सबसे कम वाले हैं, मतलब शीर्ष 5 जिले या बॉटम 5 भी आप कह सकते हैं, तो ये बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या के मामले में सबसे कम प्रतिशत रखते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें गाजियाबाद है 6.93%। उसके बाद फिर लखनऊ है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, लखनऊ 8.48। उसके बाद कानपुर नगर है 9.11, गौतम बुद्ध नगर है 12.16, हापुड़ है 12.60, ठीक है। तो ये 5 अच्छे वालों को हमने देखा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों को हम देखने वाले हैं, जो कि 2015-16 का जो समय था वहां से 19-21 के बीच में बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की है, ठीक है। सबसे ज्यादा कमी कहां पर आई है, सबसे ज्यादा घटा कहां पर है ये प्रतिशत, ये आपको देखना है। तो ऐसे जो 3 है उनको यहाँ शुरुआत में दिया हुआ है, और सबसे कम कहां पर जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है उसमें कमी आई है उसको भी देखेंगे साथ में। लेकिन सबसे पहले जहां ज्यादा कमी आई है उसको देखते हैं। तो ये 3 है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा कमी आई है -29.64, माइनस का मतलब है कि इतना कम हो गया है। गोंडा में -29.55 और बलरामपुर में -27.90। सबसे कम कहां पर घटा है, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम घटा है -3.01। उसके बाद लखनऊ है -3.68 और तीसरे स्थान पर है झांसी -5.03। वही चीज यहां अंग्रेजी में दी हुई, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। नीति आयोग की जो बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट है 2023 वाली, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक से सबसे ज्यादा वंचित हैं। कई सारे उसमें इंडिकेटर्स होते हैं, तो कौन सा इंडिकेटर है, तो ये हाउसिंग है। आवास बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नहीं। और नीति आयोग की ये जो बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट यानी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी रिपोर्ट 2023 है, इसमें सबसे ज्यादा सुधार कौन से इंडिकेटर में देखा गया है, तो जो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट देखा गया है वो सैनिटेशन में यानी स्वच्छता में देखा गया। ये 2 चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। और यहां पर हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है, क्योंकि पुअर्टी से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी आंकड़े आवश्यक थे, परीक्षा उपयोगी थे, उन सबको हमने इसमें समेट लिया है। तो इतना ही पर्याप्त है। इतने से आपकी आगामी परीक्षाओं में पुअर्टी से संबंधित या इससे जुड़े हुए किसी भी